मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा कि हरियाणा में जब मराठे आ जाते हैं, मराठों का अधिकार हो जाता है हरियाणा में, यानी कि जब हरियाणा मराठों के अधीन हो जाता है, ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा में मराठे व जॉर्ज थॉमस। तो आज हम हरियाणा में जो मराठों का अधिकार होता है तो मराठों के बारे में बताएंगे, जितने भी जो क्वेश्चन बनते हैं हरियाणा के एग्ज़ाम से। और जो जॉर्ज थॉमस है, जॉर्ज थॉमस के बारे में भी आपको बताएंगे। जितने भी जो क्वेश्चन बनते हैं जो पिछले एग्जामों में पूछे जा चुके हैं हरियाणा के जॉर्ज थॉमस से रिलेटेड, तो सभी क्वेश्चन करवाएंगे। और जितने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जॉर्ज थॉमस थे, तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा, इस टॉपिक से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो अच्छे से आप इस टॉपिक को आप नोट करना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1757-58 में। तो 1757-58 में हरियाणा मराठों के अधीन हो जाता है। और ये क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका कि 1757-58 में हरियाणा किसके अधीन हो जाता है। तो 1757-58 में हरियाणा मराठों के अधीन हो जाता है, यानी कि हरियाणा पर मराठों का राज हो जाता है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका, ठीक है। तो जिस वक्त हरियाणा में मराठों का अधिकार हो जाता है, तो उसके बाद मराठों का शासन खत्म करने के लिए अहमद शाह अब्दाली को बुलाया जाता है। अहमद शाह अब्दाली जो मुगल होता है, ठीक है, मुगल बादशाह होता है अहमद शाह अब्दाली, तो मराठों के लिए बुलाया जाता है ताकि मराठों को भारत से निकाला जाए। तो आगे हम बात करते हैं 1761 की। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। पानीपत के 3 युद्ध हुए। एक तो हुआ 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध, और एक हुआ 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध, और पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ 1761 में। तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ 1761 में, ये किस किस के बीच हुआ? तो ये मुगलों और मराठों के बीच हुआ। मुगलों और मराठों के बीच पानीपत का जो तीसरा युद्ध है ये मुगलों और मराठों के बीच हुआ। तो जो मुगलों की जो सेना का नेतृत्व कर रहा था उसका नाम था अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। मुगलों का नेतृत्व किया था अहमद शाह अब्दाली ने, और जो मराठे थे, मराठों की सेना का नेतृत्व किया था सदाशिवराव बाहू ने। सदाशिवराव बाहू पूरा नाम है इस मराठा का, सदाशिवराव बाहू। तो मराठों का नेतृत्व किया था सदाशिवराव बाहू ने, और मुगलों का नेतृत्व किया था अहमद शाह अब्दाली ने। तो अहमद शाह अब्दाली और सदाशिवराव बाहू के बीच ये युद्ध लड़ा गया था, पानीपत का तीसरा युद्ध। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पानीपत के किस युद्ध में सबसे ज़्यादा रक्त बहा, सबसे ज़्यादा खून बहा। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका कि पानीपत का कौन सा युद्ध था जिसमें सबसे ज़्यादा खून बहा था, सबसे ज़्यादा रक्त बहा था। तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध है जो 1761 में हुआ था मराठों और मुगलों के बीच, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच जो युद्ध लड़ा गया था, इसमें सबसे ज़्यादा रक्त बहा था, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पानीपत का जो तीसरा युद्ध है ये पानीपत में कहाँ पर हुआ था। तो ये पानीपत में एक स्थान है जिसका नाम है काला अम्ब। तो पानीपत में काला अम्ब नामक स्थान पर यह युद्ध लड़ा गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है स्थान कि पानीपत का तीसरा युद्ध कहाँ पर लड़ा गया था। तो पानीपत का तीसरा युद्ध काला अम्ब नामक स्थान पर लड़ा गया था। ऐसा बताते हैं कि यहाँ पर एक आम का पेड़ था, और जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ इसमें इतना ज़्यादा रक्तपात हुआ कि जो आम का पेड़ था वो काला पड़ गया था, इसीलिए इस स्थान का नाम रख दिया था काला अम्ब। तो ध्यान रहे, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि काला अम्ब स्मारक हरियाणा में कहाँ पर है, तो पानीपत में रहेगी काला अम्ब स्मारक, या काला अम्ब कॉम्प्लेक्स पूछे तो भी रहेगी पानीपत के अंदर, ठीक है। तो जो पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, तो इसमें जीत किसकी हुई? इसमें अहमद शाह अब्दाली जीत गया था, और जो मराठे थे मराठे हार गए थे। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पानीपत के किस युद्ध से भारत से मराठों का पतन हो गया था। तो जो पानीपत का तीसरा युद्ध है, पानीपत के तीसरे युद्ध से मराठों का भारत से पतन हो गया था। भारत से मराठों का पतन हो गया था पानीपत के तीसरे युद्ध से। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना, पानीपत के तीसरे युद्ध से मराठों का पतन हो गया था भारत से, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि जो पानीपत का तीसरा युद्ध है कि पानीपत के किस युद्ध से पानीपत के अंदर देवी तालाब शिव मंदिर बनवाया गया। तो पानीपत के अंदर देवी तालाब शिव मंदिर, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका।
कि पानीपत के किस युद्ध के बाद पानीपत के अंदर देवी तालाब शिव मंदिर बनाया गया। तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध था, पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद पानीपत के अंदर देवी तालाब शिव मंदिर बनवाया गया। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि जो देवी तालाब शिव मंदिर है जो पानीपत के अंदर बना पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद, तो इसका निर्माण किसने करवाया था। तो इसका निर्माण मंगल रघुनाथ द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि जो पानीपत का जो तीसरा युद्ध है, ध्यान रहे ये पानीपत के अंदर काला अम्ब नामक स्थान पर हुआ था। एक काला अम्ब और है जो अम्बाड़ा जिला है, अम्बाड़ा जिले को हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले की सीमा लगती है। तो हिमाचल प्रदेश का जो सिरमौर जिला है और हरियाणा का जो अम्बाड़ा जिला है उसके बॉर्डर पर भी एक स्थान है जिसका नाम है काला अम्ब। ठीक है, अगर हरियाणा के अंदर काला अम्ब पूछे तो पानीपत के अंदर रहेगा। और ये जो काला अम्ब है जो अम्बाड़ा और हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के बॉर्डर पर है, तो ये हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में पड़ता है ये जो काला अम्ब। ठीक है, जो अम्बाड़ा और हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के मध्य है, तो ये सिरमौर जिले में पड़ता है हिमाचल प्रदेश में, बिल्कुल बॉर्डर पर। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। फिर जो अहमद शाह अब्दाली पानीपत का तीसरा युद्ध जीत जाता है और भारत से मराठों का पतन हो जाता है, तो अहमद शाह अब्दाली पानीपत का तीसरा युद्ध जीतने के बाद एक बठिंडा का शासक होता है। बठिंडा जो वर्तमान में पंजाब के अंदर है, बठिंडा के शासक जोना खां, बठिंडा का शासक था उस वक्त जोना खां। तो पानीपत का तीसरा युद्ध जीतने के बाद अहमद शाह अब्दाली बठिंडा के शासक जोना खां को हरियाणा का उत्तरी क्षेत्र या अगर जिलों की बात करें तो जींद, करनाल, अंबाला और कुरुक्षेत्र, जींद, करनाल, अंबाला, कुरुक्षेत्र यानी कि हरियाणा का उत्तरी क्षेत्र अहमद शाह अब्दाली बठिंडा का जो शासक था जोना खां को सौंप देता है। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट बनता है कि पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद अहमद शाह अब्दाली बठिंडा के किस शासक को हरियाणा का उत्तरी क्षेत्र सौंप देता है। तो जोना खां को, बठिंडा के शासक जोना खां को सौंप देता है। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। आगे हम बात करते हैं कि जो पानीपत का तीसरा युद्ध है, तीसरे युद्ध के बाद भारत से मराठों का पतन हो जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद भारत से मराठों का पतन हो जाता है और ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका। पानीपत के किस युद्ध के बाद पानीपत में देवी तालाब शिव मंदिर का निर्माण करवाया गया। तो पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद पानीपत में देवी तालाब शिव मंदिर का निर्माण करवाया गया। ठीक है, आगे हम बात करते हैं 1764 की। 1764 में तिलपत मैदान का दूसरा युद्ध लड़ा गया। ठीक है, तो तिलपत मैदान का जो प्रथम युद्ध था ये कब लड़ा गया, मैंने आपको पहले भी बताया था 1669 में लड़ा गया था तिलपत मैदान का प्रथम युद्ध। और ये जो तिलपत है, तिलपत फरीदाबाद जिले में पड़ता है। तिलपत का पहले नाम होता था तिलप्रस्थ। ठीक है, तो तिलपत मैदान का जो प्रथम युद्ध 1669 में हुआ था, इसमें औरंगजेब ने गोकुल जाट को हराया था। अब हम बात करते हैं 1764 की। 1764 में तिलपत मैदान का दूसरा युद्ध, ये किस किस के बीच हुआ था। ये जो तिलपत मैदान का दूसरा युद्ध है ये अहमद शाह अब्दाली और जो भरतपुर जो वर्तमान में राजस्थान के अंदर है, भरतपुर का एक राजा होता था जिसका नाम है जवाहर सिंह। भरतपुर के राजा जवाहर सिंह के साथ। ठीक है, भरतपुर का राजा था, भरतपुर जो राजस्थान में पड़ता है। तो तिलपत मैदान का दूसरा युद्ध 1764 में, ये सन आप याद रखना, अहमद शाह अब्दाली और भरतपुर के राजा जवाहर सिंह के साथ हुआ था। तो इस युद्ध में भरतपुर के राजा जवाहर सिंह ने अहमद शाह अब्दाली को हरा दिया था। तो तिलपत मैदान के दूसरे युद्ध में किसकी जीत हुई थी, जवाहर सिंह की। ठीक है, राजा जवाहर सिंह की जीत हुई थी। इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। इसके बाद हम बात करते हैं 1789 की, यानी कि 89। ठीक है, 1789 में एक मराठा था जिसका नाम है महादजी सिंधिया। तो महादजी सिंधिया ने मराठों को पुनर्जीवित किया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस मराठा ने मराठों को फिर से मतलब पुनर्जीवित किया था। तो महादजी सिंधिया ने, ये इंपॉर्टेंट है, कब किया था ये भी पूछा जाता है। तो 1789 में, 1789 में महादजी सिंधिया ने मराठों को पुनर्जीवित किया था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि महादजी सिंधिया के अधीन हरियाणा कब हो गया था। तो हरियाणा पर महादजी सिंधिया का अधिकार हुआ था 1789 में।
क्वेश्चन पूछते हैं कि 1789 में हरियाणा किस मराठा के अधीन हो गया था? तो महादजी सिंधिया के अधीन हो गया था। किस मराठा ने मराठों को फिर से पुनर्जीवित किया था? तो महादजी सिंधिया ने मराठों को फिर से पुनर्जीवित किया था। ठीक है, आगे हम बात करते हैं 1794 की। तो 1794 में महादजी सिंधिया की मृत्यु हो जाती है। इसका मतलब 1789 से लेकर 1794 तक शासन किसका रहता है? हरियाणा किसके अधिकार में रहता है? तो मराठा है जो महादजी सिंधिया के अधीन रहता है हरियाणा। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखना। 1789 में महादजी सिंधिया ने मराठों को फिर से पुनर्जीवित किया था। और यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1789 में हरियाणा किस मराठा के अधीन था? तो महादजी सिंधिया के अधीन। और जो महादजी सिंधिया है उसकी मृत्यु हो जाती है 1794 में। महादजी सिंधिया की मृत्यु के बाद हरियाणा किस मराठा के अधिकार में आ जाता है, या हरियाणा को मतलब कौन अपने अधीन कर लेता है? तो एक मराठा है जिसका नाम है दौलतराव सिंधिया। दौलतराव सिंधिया। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, तो अगला पॉइंट यही है कि 1794 में हरियाणा पर दौलतराव सिंधिया का अधिकार हो जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका कि 1794 में हरियाणा किस मराठा के अधीन हो जाता है या किस मराठा का अधिकार होता है? तो दौलतराव सिंधिया का अधिकार होता है हरियाणा पर 1794 में, क्योंकि जो महादजी सिंधिया उसकी मृत्यु हो जाती है 1794 में। फिर हम बात करते हैं 1803 की, ये इंपॉर्टेंट है। 1803 में एक सुरजीअंजन गांव की संधि होती है। सुरजीअंजन गांव की संधि। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुरजीअंजन गांव की संधि कब हुई? तो सुरजीअंजन गांव की संधि 1803 में हुई। और ये किस किस के बीच में हुई? तो ये मराठों और अंग्रेजों के बीच हुई। ठीक है, मराठों और अंग्रेजों के बीच हुई थी सुरजीअंजन गांव की संधि। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस मराठा ने ये संधि की थी? अंग्रेजों से जो सुरजीअंजन गांव की संधि है 1803 में हुई है, किस मराठा ने की थी? तो उस मराठा का नाम है दौलतराव सिंधिया। दौलतराव सिंधिया ने मराठों से संधि की थी, जिसे बोलते हैं सुरजीअंजन गांव की संधि। और इस संधि के तहत हरियाणा अंग्रेजों के अधीन हो जाता है। ठीक है, दौलतराव सिंधिया सुरजीअंजन गांव की संधि के तहत हरियाणा को अंग्रेजों को सौंप देता है या हरियाणा को अंग्रेजों के अधीन कर देता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस संधि के तहत हरियाणा अंग्रेजों के अधीन हो जाता है? तो सुरजीअंजन गांव की संधि के तहत हरियाणा अंग्रेजों के अधीन हो जाता है। अब ये जो सुरजीअंजन गांव की संधि है, ये जो सुरजीअंजन गांव है ये पड़ता है महाराष्ट्र में। ठीक है, सुरजीअंजन गांव महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है। और ये 1803 में ये संधि हुई थी, सुरजीअंजन गांव की संधि, जिसके तहत हरियाणा अंग्रेजों के अधीन हो जाता है। और ये किस मराठा ने ये संधि की थी? दौलतराव सिंधिया ने। ये पॉइंट आप नोट कर लेना अच्छे से। फिर हम बात करते हैं 1809-10 की। ठीक है, किस संधि के तहत हरियाणा अंग्रेजों के अधीन हुआ? तो सुरजीअंजन गांव की संधि के तहत। कब हुआ? 1803 में। लेकिन पूर्ण रूप से हरियाणा अंग्रेजों के अधीन कब हुआ? तो पूर्ण रूप से हरियाणा अंग्रेजों के अधीन हुआ 1809-10 में। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से नोट कर लेना। 1809-10 में हरियाणा पूर्ण रूप से अंग्रेजों के अधीन हो गया था। ठीक है, क्वेश्चन पूछे कि पूर्ण रूप से हरियाणा पर अधिकार अंग्रेजों का कब हुआ? तो 1809-10 में। आगे हम बात करते हैं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के समय हरियाणा अंग्रेजों के अधीन हुआ। क्वेश्चन पूछे कि किस मुगल बादशाह के समय हरियाणा अंग्रेजों के अधीन हुआ था? तो मुगल बादशाह था जिसका नाम है शाह आलम द्वितीय। ठीक है, तो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के समय में हरियाणा अंग्रेजों के अधीन हो जाता है, क्योंकि जो शाह आलम द्वितीय है ये 17वें नंबर का मुगल बादशाह था। ठीक है, 17वां। इसका शासनकाल 1806 तक रहता है। 1759 से लेकर 1806 तक इसका शासनकाल रहता है शाह आलम द्वितीय का। तो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के समय हरियाणा अंग्रेजों के अधीन हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि इस दौरान एक व्यक्ति है जो आयरलैंड का है, जिसका नाम है जॉर्ज थॉमस। तो जो जॉर्ज थॉमस है, जॉर्ज थॉमस से भी हरियाणा के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम सभी क्वेश्चन आपको बताएंगे जॉर्ज थॉमस से रिलेटेड। तो सबसे पहले पॉइंट पूछा जाता है कि जो जॉर्ज थॉमस है, जॉर्ज थॉमस कहाँ का निवासी था या जॉर्ज थॉमस का जन्म कहाँ हुआ? ठीक है, तो जो जॉर्ज थॉमस है, जॉर्ज थॉमस आयरलैंड का निवासी था, यानी कि जो जॉर्ज थॉमस है, जॉर्ज थॉमस का जन्म आयरलैंड में हुआ था। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। इसके बाद हम बात करते हैं
कि जो जॉर्ज थॉमस है 1782 में भारत आया था। क्वेश्चन पूछे कि जॉर्ज थॉमस भारत कब आया था, तो 1782 में आया था। अगर क्वेश्चन पूछे कि मद्रास कब आया था, मद्रास पूछे या भारत कब आया, तो 1782 में ये मद्रास आया था। या फिर भारत पूछे भारत कब आया, तो 1782 में ही ये भारत आया था। और भारत आने के बाद ये डाकू बनकर खूब लूटपाट करता है। ठीक है, जॉर्ज थॉमस भारत आते ही डाकू बनकर लूटपाट करता है। फिर इसके बाद 1787 में जॉर्ज थॉमस दिल्ली पहुंचता है। क्वेश्चन पूछे कि जॉर्ज थॉमस दिल्ली कब पहुंचता है, तो जॉर्ज थॉमस दिल्ली पहुंचता है 1787 में। और दिल्ली पहुंचने के बाद ये एक निज़ाम की जो सेना है उसका तोपची बनता है। ठीक है, तो दिल्ली पहुंचने पर सबसे पहले ये क्या करता है, तो एक निज़ाम की सेना का तोपची बनता है। क्वेश्चन पूछे कि दिल्ली पहुंचने के बाद ये सबसे पहले किसकी सेना का तोपची बनता है, तो निज़ाम की सेना का तोपची बनता है। उसके बाद फिर ये 1787 में जॉर्ज थॉमस समरू बेगम की सेना में भर्ती हो जाता है। क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है कि जो जॉर्ज थॉमस है वो समरू बेगम की सेना में भर्ती कब होता है, तो 1787 में। फिर आगे हम बात करते हैं कि जो 1787 में ये समरू बेगम की सेना में भर्ती हो जाता है। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि समरू बेगम का महल कहाँ पर है, तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। समरू बेगम का महल रहेगा गुरुग्राम के अंदर। समरू बेगम का महल गुरुग्राम के अंदर, तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। और ये जो समरू बेगम है, समरू बेगम ने एक लड़की को गोद ले रखा था, तो समरू बेगम की गोद ली हुई बेटी के साथ जॉर्ज थॉमस की शादी हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन पूछे कि जो जॉर्ज थॉमस की शादी किसके साथ होती है, तो समरू बेगम की जो लड़की है, ठीक है, समरू बेगम की लड़की से शादी होती है जॉर्ज थॉमस की। और जो समरू बेगम है, समरू बेगम क्या करती है, समरू बेगम इसे टप्पल का जागीदार बना देती है। टप्पल एक स्थान है, टप्पल का जागीदार। क्वेश्चन पूछें कि समरू बेगम जॉर्ज थॉमस को कहाँ का जागीदार बनाती है, तो इसे टप्पल का जागीदार बना देती है। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, अगला पॉइंट ये है कि जॉर्ज थॉमस ने कितने गांव बसाए थे, या जॉर्ज थॉमस द्वारा कितने गांव बसाए गए, तो जॉर्ज थॉमस द्वारा 253 गांव बसाए गए थे। जॉर्ज थॉमस द्वारा 253 गांव बसाए गए थे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि जो जॉर्ज थॉमस है, जॉर्ज थॉमस प्रथम बेरी युद्ध। क्वेश्चन पूछे कि प्रथम बेरी युद्ध कब हुआ था, तो प्रथम बेरी युद्ध 1794 में हुआ था। ठीक है, एक पॉइंट और रहता है 1789 में जो रेवाड़ी का युद्ध हुआ, तो 1789 में जो रेवाड़ी का युद्ध हुआ उसने जॉर्ज थॉमस ने शाह आलम के प्राणों की रक्षा की थी। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। 1789 में जो रेवाड़ी का युद्ध हुआ उसने, तो जॉर्ज थॉमस ने शाह आलम के प्राणों की रक्षा की थी। तो क्वेश्चन पूछेंगे कि शाह आलम के प्राणों की रक्षा जॉर्ज थॉमस ने कब की थी, तो 1789 में जो रेवाड़ी का युद्ध हुआ तब की थी। फिर हम आगे बात करते हैं प्रथम बेरी युद्ध। बेरी जो झज्जर के अंदर पड़ता है, तो प्रथम बेरी युद्ध कब हुआ था, तो प्रथम बेरी युद्ध हुआ था 1794 में। किस किस के बीच हुआ था, जाटो और जॉर्ज थॉमस के बीच हुआ था। जाटो और जॉर्ज थॉमस के बीच, इस आपको बस इतना ही याद करना है, प्रथम बेरी युद्ध कब हुआ 1794 में, किस किस के बीच, जाटो और जॉर्ज थॉमस के बीच। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है द्वितीय बेरी युद्ध, मतलब दूसरा बेरी का युद्ध कब हुआ, तो दूसरा बेरी का युद्ध हुआ था 1797 में। और जो दूसरा बेरी का युद्ध हुआ ये किस किस के बीच हुआ था, ये सिखों और मराठों के बीच हुआ था। तो आप इन पॉइंटों को बस इतना ही याद रखना, प्रथम बेरी युद्ध 1794 में जाटो और जॉर्ज थॉमस के बीच, और जो दूसरा बेरी युद्ध है वो 1797 में हुआ था सिखों और मराठों के बीच। आगे हम बात करते हैं कि 1794 में जॉर्ज थॉमस ने झज्जर व बहादुरगढ़ को लूटा। क्वेश्चन पूछेंगे कि जो जॉर्ज थॉमस है, जॉर्ज थॉमस ने बहादुरगढ़ और झज्जर को कब लूटा, तो 1794 में। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि जो जॉर्ज थॉमस ने हरियाणा में किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया था। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका, किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया था और कब बनाया था। तो जॉर्ज थॉमस ने 1797 में
ठीक है, ये सन इंपॉर्टेंट है। 1797 में जॉर्ज थॉमस ने आसी को अपनी राजधानी बनाया था, आसी जो हिसार के अंदर है। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। आगे हम बात करते हैं कि जो जॉर्ज थॉमस है, जॉर्ज थॉमस का जो आवास स्थान, यानी कि जॉर्ज थॉमस ने अपना आवास स्थान कहाँ पर बनाया, तो जॉर्ज थॉमस का जो आवास स्थान था वो हिसार के अंदर जहाजगढ़ कोठी, ठीक है, जहाजगढ़ कोठी हिसार के अंदर बनाई थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जहाजगढ़ कोठी कहाँ पर है, तो जहाजगढ़ कोठी हिसार के अंदर है। तो अच्छे से आप नोट कर लेना, जहाजगढ़ कोठी रहेगी हिसार के अंदर, जहाजगढ़ कोठी हिसार के अंदर है। और एक जगह भी है जहाजगढ़, जहाज क्वेश्चन पूछे कि जहाजगढ़ किस जिले में पड़ता है, तो जहाजगढ़ झज्जर जिले में पड़ता है। और जहाजगढ़ वो स्थान है जिसमें पशुओं का मेला लगता है। हरियाणा का सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ लगता है, तो झज्जर के जहाजगढ़ में हरियाणा का सबसे बड़ा पशुओं का मेला लगता है। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना, जहाजगढ़ जो झज्जर के अंदर है वहाँ पर पशुओं का मेला लगता है, हरियाणा का सबसे बड़ा, ठीक है। और जहाजगढ़ कोठी पूछे तो कहाँ पर रहेगी, हिसार के अंदर। और इसे किसने बनवाया था, जॉर्ज थॉमस ने बनवाया था, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। और वर्तमान में जो ये जहाजगढ़ कोठी है ये कहाँ पर है तो हिसार जिले में ही, लेकिन हिसार जिले में कहाँ पर है, ये है जहाज कोठी संग्रहालय के अंदर, जहाज कोठी संग्रहालय, जो जहाज कोठी संग्रहालय है उसी के अंदर है ये जहाज कोठी हिसार के अंदर, ठीक है। और ये जो जॉर्ज थॉमस है, जॉर्ज थॉमस जो पानी की जो जहाज होती थी उनके चलाने का ये शौकीन था, पानी वाली जहाज चलाने का शौकीन था। जॉर्ज थॉमस पानी वाली जहाज चलाने का शौक रखता था, ठीक है। और जो जहाजगढ़ कोठी है वो रहेगी हिसार के अंदर, कहाँ पर, हिसार में जहाज कोठी संग्रहालय के अंदर, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। आगे हम बात करते हैं, जॉर्ज थॉमस को जहाजी साहिब भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछेंगे कि जो जॉर्ज थॉमस है, जॉर्ज थॉमस को किस किस की उपाधि मिली हुई थी, तो जॉर्ज थॉमस को जहाजी साहिब भी कहते थे। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना, जॉर्ज थॉमस को जहाजी साहिब भी कहते थे, ठीक है। आगे हम बात करते हैं 1797 में जॉर्ज थॉमस ने 80 में सिक्के डालने की टकसालें स्थापित की थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरियाणा के अंदर जॉर्ज थॉमस ने सिक्के डालने की जो टकसालें होती हैं, टकसालें एक प्रकार से साँचे होते हैं, मतलब जिसमें जो धातु को पिघला कर डाला जाता है जिसके अंदर, ठीक है। तो 1797 में, तो ये सन इंपॉर्टेंट है, 1797 में 80 को अपनी राजधानी बनाया था। और 1797 में ही जॉर्ज थॉमस ने 80 में सिक्के डालने की टकसालें स्थापित की थी। आगे हम बात करते हैं, जॉर्ज थॉमस के जो सिक्के हैं उन्हें क्या कहते थे, जॉर्ज थॉमस द्वारा जो सिक्के बनाए जाते थे उन्हें कहते थे सिक्का ए शाही, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना, जॉर्ज थॉमस द्वारा जो सिक्के थे उन्हें कहते थे सिक्का ए शाही। अगला पॉइंट है, जॉर्ज थॉमस ने सिक्कों को क्या संज्ञा दी थी, तो जॉर्ज थॉमस ने सिक्कों को सिक्टे साहिब कहा था, ठीक है। जॉर्ज थॉमस ने सिक्कों को सिक्टे साहिब की संज्ञा दी थी। आगे हम बात करते हैं कि जो जॉर्ज थॉमस है, जॉर्ज थॉमस कौन सी बंदूक स्वयं बनाता था, तो जॉर्ज थॉमस स्वयं बनाता था तोड़ीदार व टोपीदार बंदूक। जॉर्ज थॉमस तोड़ीदार व टोपीदार बंदूक स्वयं बनाता था, ठीक है। और ये जो जॉर्ज थॉमस है, जॉर्ज थॉमस की एक आत्मकथा थी। तो ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है कि जॉर्ज थॉमस की जो आत्मकथा है उसे किसने लिखा था, तो जॉर्ज थॉमस की जो आत्मकथा है उसे विलियम फ्रैंकलिन ने लिखा था, विलियम फ्रैंकलिन। जॉर्ज थॉमस की जो आत्मकथा है, तो जॉर्ज थॉमस की आत्मकथा को विलियम फ्रैंकलिन ने लिखा था, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो जॉर्ज थॉमस है, जॉर्ज थॉमस की मृत्यु कब होती है और कहाँ होती है, तो जॉर्ज थॉमस की मृत्यु 1802 में होती है। कहाँ पर होती है ये जगह पूछी जाती है, तो बहरमपुर में होती है। बहरमपुर जो पश्चिम बंगाल के अंदर पड़ता है, तो पश्चिम बंगाल का जो बहरमपुर है वहाँ पर जॉर्ज थॉमस की मृत्यु हो जाती है। तो जॉर्ज थॉमस ने 1797 में 80 को अपनी राजधानी बनाया था। जॉर्ज थॉमस की मृत्यु होती है 1802 में पश्चिम बंगाल के बहरमपुर में।
तो क्वेश्चन पूछा जाए कि जॉर्ज थॉमस का शासन कब से कब तक रहता है, तो 1797 से लेकर 1802 तक जॉर्ज थॉमस का शासनकाल रहता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, हरियाणा में मराठे व जॉर्ज थॉमस। ठीक है, जॉर्ज थॉमस से जितने भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सभी क्वेश्चन यही हैं, तो इन पॉइंटों को आप अच्छे से नोट कर लेना। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा जॉर्ज थॉमस से रिलेटेड, तो इस टॉपिक को आप अच्छे से नोट करना। और जो हरियाणा के अंदर जो मराठों का अधिकार हो जाता है 1757 में, ठीक है, उसके बाद फिर 1803 में हरियाणा अंग्रेज़ों के अधीन हो जाता है सुरजी अंजन गांव की संधि के तहत। 1809-10 में हरियाणा पर अंग्रेज़ों का पूर्णतः अधिकार हो जाता है। ठीक है, तो अगली जो हमारी क्लास होगी वो होगी हरियाणा के अंदर जो विद्रोह हैं उसके बारे में कराएंगे, कि जो अंग्रेज़ों के समय में हरियाणा के अंदर जो विद्रोह होते हैं। ठीक है, तो अगली क्लास हमारी रहेगी ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में विद्रोह या फिर हरियाणा के अंदर विद्रोह। ठीक है, यही क्लास रहेगी हमारी। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से नोट कर लेना और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।